आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो केवल कोई साधारण कानूनी दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा वैधानिक हथियार है जिसने भारत में प्रशासन और नागरिक अधिकारों की पूरी जो तस्वीर है ना, उसे मौलिक रूप से बदल कर रख दिया है। एकदम सही कहा। हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की, और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का आधार भारत सरकार द्वारा जारी किया गया RTI एक्ट English.pdf का मूल आधिकारिक दस्तावेज है। ये दस्तावेज अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये कानून कैसे एक आम नागरिक को व्यवस्था के सामने सशक्त बनाता है, सरकारी कामकाज की जो बंद कोठरियां होती हैं उनमें पारदर्शिता कैसे लाता है, और साथ ही जानकारी प्राप्त करने के वास्तविक नियम क्या हैं। बिल्कुल, और उनकी सीमाएं क्या हैं। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि बिना किसी अनावश्यक कानूनी शब्दावली में उलझे इस विषय का एक ठोस और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए ना हमें सबसे पहले इस दस्तावेज की प्रस्तावना पर गौर करना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि 2005 से पहले की व्यवस्था और उसके बाद की व्यवस्था में क्या बुनियादी अंतर आया है। हाँ, वो बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। भारत के संविधान ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है, लेकिन एक सफल लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं होता है। सही बात है, सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं है। एकदम। इसके लिए एक सूचित नागरिक का होना अनिवार्य है। दस्तावेज की प्रस्तावना बहुत स्पष्ट रूप से मानती है कि जब तक नागरिकों को ये पता ही नहीं होगा कि सरकार बंद दरवाजों के पीछे क्या फैसले ले रही है, तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना मुश्किल है, असंभव है, या सरकार को जवाबदेह ठहराना भी असंभव है। ये कानून एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। पहले धारणा ये थी कि सरकारी जानकारी गोपनीय है और उसे साझा करना एक अपवाद है। मतलब छिपा कर रखना नियम था। हाँ, लेकिन इस अधिनियम ने इसे पूरी तरह से उलट दिया। अब पारदर्शिता नियम है और गोपनीयता एक अपवाद है। ये सचमुच एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब जब हम इस दस्तावेज के तकनीकी पहलुओं में जाते हैं तो एक बुनियादी सवाल सामने आता है कि आखिर सूचना की परिभाषा क्या है। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। ताकतवर प्रावधान है। और एक और बहुत ही शक्तिशाली प्रावधान है जिसका जिक्र दस्तावेज में है, निर्माण सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। सामग्री के नमूने? बिल्कुल। मतलब फिजिकल सैंपल? बिल्कुल। मान लिया जाए कि किसी इलाके में कोई सरकारी पुल या सड़क बन रही है, और वहाँ इस्तेमाल होने वाले सीमेंट या कोलतार की गुणवत्ता पर संदेह है। तो इस कानून के तहत ये अधिकार है कि उस सामग्री का एक प्रमाणित नमूना मांगा जा सके ताकि उसकी स्वतंत्र रूप से लैब में जांच हो सके। वाह, ये प्रावधान सच में व्यवस्था के ऑडिट का अधिकार देता है। यानी सिस्टम को सिर्फ दूर से देखना नहीं है, बल्कि उसके काम की भौतिक रूप से जांच करना भी मुमकिन है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कानून नागरिक और राज्य के बीच शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर देता है। वो कैसे? ऐतिहासिक रूप से देखें तो नागरिक हमेशा एक याचक की भूमिका में होता था, जो सरकार से कोई जानकारी एक एहसान के रूप में मांगता था। हाँ, बाबू लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना। बिल्कुल। लेकिन ये अधिनियम उस जानकारी को एक वैधानिक अधिकार बना देता है। इसी पारदर्शिता को एक कदम और आगे ले जाने के लिए
सार्वजनिक प्राधिकरणों यानी सरकारी विभागों के दायित्वों का भी विस्तार से जिक्र है दस्तावेज में। हाँ, धारा 4 के तहत। बिल्कुल। दस्तावेज के अनुसार सरकारी विभागों की जिम्मेदारी सिर्फ तब शुरू नहीं होती जब कोई आरटीआई आवेदन उनके पास आता है। उन्हें अपनी ओर से बहुत सी जानकारी इंटरनेट और अन्य सार्वजनिक माध्यमों पर प्रकाशित करनी होती है, जिसे स्वप्रेरणा या सुओ मोटो डिस्क्लोजर कहा जाता है। हाँ, इसमें विभागों के बजट का विवरण, हर अधिकारी और कर्मचारी का मासिक वेतन, अनुदान कैसे दिया जाता है और सब्सिडी कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची शामिल है। सब कुछ पहले से पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई रेस्टोरेंट किसी ग्राहक से ऑर्डर लेने से पहले ही अपना पूरा मेन्यू, किचन का हिसाब किताब और कर्मचारियों की जानकारी बाहर एक बड़े बोर्ड पर लगा दे। ये उदाहरण एकदम सटीक है। इस स्व प्रकटीकरण का मूल उद्देश्य यही है कि नागरिकों को आरटीआई आवेदन लगाने की जरूरत ही कम से कम पड़े। सही बात है। अगर जानकारी पहले से होगी तो मांगनी क्यों पड़ेगी? पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में मौजूद होगी तो सरकारी विभागों पर भी आवेदनों का बोझ कम होगा और नागरिकों का समय भी बचेगा। अब उन व्यवहारिक नियमों की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतारते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया को दस्तावेज में बहुत ही सरल और सुलभ रखा गया है। हाँ, धारा 6 के तहत प्रक्रिया बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी, हिंदी या उस क्षेत्र की आधिकारिक स्थानीय भाषा में लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन कर सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की जो सबसे क्रांतिकारी बात इस दस्तावेज में उभर कर आती है वो ये है कि आवेदक को जानकारी मांगने का कोई भी कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कानूनी प्रस्थान है ना? मतलब कोई नहीं पूछेगा कि क्यों चाहिए। आमतौर पर कानूनी मामलों में ये साबित करना होता है कि किसी मामले से आपका मतलब किसी व्यक्ति का क्या सीधा संबंध है। लेकिन इस अधिनियम में आवेदक को अपना कोई व्यक्तिगत विवरण या कारण देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय उस न्यूनतम जानकारी के जो अधिकारी को जवाब भेजने के लिए संपर्क करने के लिए जरूरी हो। एकदम सही। यह प्रावधान जानबूझकर रखा गया है ताकि नागरिक बिना किसी डर, हिचकिचाहट या सरकारी पूछताछ के व्यवस्था से सवाल कर सकें। उन्हें ये साबित नहीं करना है कि वे उस जानकारी का क्या करेंगे। समय सीमा के मामले में भी दस्तावेज काफी सख्त है। अक्सर सरकारी व्यवस्था में फाइलों के धीमे चलने की शिकायतें रहती हैं। लाल फीताशाही जिसे हम कहते हैं। हाँ, लाल फीताशाही। लेकिन इस कानून में जन सूचना अधिकारी के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। सामान्य परिस्थितियों में धारा 7 के तहत आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर जानकारी देनी होती है। ये सामान्य नियम है। अब यहाँ बहुत ही रोचक हो जाती है। अगर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी है तो कानून ये इंतजार नहीं करता कि 30 दिन बीत जाएं। बिल्कुल नहीं। ऐसी गंभीर और आपातकालीन स्थिति में जानकारी केवल 48 घंटे के भीतर दी जानी अनिवार्य है। हाँ, 48 घंटे। ये स्थिति तब आ सकती है जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो या किसी अस्पताल में मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ा कोई सरकारी रिकॉर्ड चाहिए हो। ये 48 घंटे वाला प्रावधान इस कानून को एक मानवाधिकार रक्षक उपकरण भी बनाता है। इसके अलावा जानकारी प्राप्त करने के लिए लगने वाले शुल्क को लेकर भी कानून में बहुत स्पष्टता है। शुल्क के नियम भी काफी दिलचस्प है। सामान्यतः एक बहुत ही मामूली निर्धारित शुल्क लगता है जो आवेदन प्रक्रिया को गंभीर बनाए रखने के लिए है ताकि लोग बेवजह परेशान न करें। लेकिन जो नागरिक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं, बीपीएल श्रेणी, हाँ बीपीएल, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। उनके लिए ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है ताकि आर्थिक स्थिति, न्याय और जानकारी पाने में बाधा न बने। शुल्क से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प नियम दस्तावेज में है। धारा 7(6) के तहत अगर जन सूचना अधिकारी उस तय 30 दिन की समय सीमा के भीतर जानकारी देने में विफल रहता है और फिर बाद में जानकारी देता है, हाँ, तो वो जानकारी नागरिक को मुफ्त में दी जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा नियम है। ये देरी पर एक तरह का प्रतीकात्मक जुर्माना है जो प्रशासन की अक्षमता का खर्च नागरिक पर नहीं डालता। इसी प्रक्रिया में एक और जटिल स्थिति पैदा होती है जब बात किसी तीसरे पक्ष की आती है। थर्ड पार्टी। हाँ, धारा 11। मान लिया जाए कि मांगी गई जानकारी का संबंध सीधे सरकार से न होकर किसी निजी कंपनी या किसी तीसरे व्यक्ति से है जिसने अपनी जानकारी सरकार को गोपनीय रखने की शर्त पर दी हो। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जन सूचना अधिकारी तुरंत वो फाइल नहीं सौंप सकता। उसे 5 दिन के भीतर उस तीसरे पक्ष को एक नोटिस देना होता है कि उनकी जानकारी मांगी गई है। अच्छा, तो उन्हें बताया जाता है। हाँ, फिर उस तीसरे पक्ष को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 10 दिन का समय मिलता है।
अधिकारी को कोई भी अंतिम निर्णय लेते समय ये तय करना होता है कि क्या उस जानकारी को सार्वजनिक करने में जो जनहित है वो उस तीसरे पक्ष के नुकसान से बड़ा है या नहीं। ये प्राइवेसी और पारदर्शिता के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाने की कोशिश है। एकदम सही। लेकिन जमीनी हकीकत हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कई बार 30 दिन बीत जाते हैं और जानकारी नहीं मिलती, या जो जानकारी मिलती है वो अधूरी, भ्रामक या जानबूझकर गलत होती है। ये बहुत आम समस्या है। ऐसी स्थिति में नागरिक के पास क्या कानूनी रास्ते बचते हैं? इस अधिनियम की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी मजबूत अपील प्रक्रिया है। धारा 19 के तहत अगर कोई व्यक्ति दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है या उसे जवाब ही नहीं मिला है तो वह 30 दिन के भीतर उसी विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को अपनी पहली अपील कर सकता है। ये एक तरह का आंतरिक निवारण तंत्र है। हाँ, लेकिन अगर वहाँ से भी न्याय नहीं मिलता तो मामला विभाग के बाहर जाता है। नागरिक 90 दिन के भीतर दूसरी अपील सीधे केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में कर सकता है, जो कि स्वतंत्र संस्था है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब मामला सूचना आयोग के सामने जाता है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है कि जानकारी क्यों रोकी गई? ये बहुत अहम सवाल है। न्याय शास्त्र का सामान्य नियम कहता है कि जो आरोप लगाता है उसे ही साबित करना होता है, लेकिन इस अधिनियम में ऐसा नहीं है। दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहता है कि सबूत का भार उस जनसूचना अधिकारी पर होगा जिसने जानकारी देने से मना किया था। धारा 19(5) में ये साफ लिखा है। नागरिक को ये साबित नहीं करना है कि उसे जानकारी क्यों मिलनी चाहिए, बल्कि अधिकारी को ये साबित करना होगा कि उसका इनकार कानून के किस विशिष्ट प्रावधान के तहत सही था। ये प्रावधान पूरी तरह से नौकरशाही को कटघरे मिलाकर खड़ा कर देता है। और अगर सूचना आयोग की सुनवाई में अधिकारी की गलती साबित हो जाए तो कानून में बहुत ही कड़े दंड का प्रावधान भी है। धारा 20। हाँ, ये इस कानून का सबसे मजबूत हिस्सा है। इस कानून की असली ताकत इसके दंड देने के प्रावधानों में बसती है। अगर आयोग को लगता है कि जन सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के आवेदन लेने से मना किया है, या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी दी है, या किसी दुर्भावना के तहत उस फाइल को ही नष्ट कर दिया है, तो अधिकारी पर सीधा आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। और ये जुर्माना कोई मामूली रकम नहीं है। ये 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तब तक लगता रहता है जब तक सही जानकारी दे नहीं दी जाती। 250 रुपए रोज। हाँ, और ये जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जुर्माना विभाग के बजट से नहीं बल्कि उस दोषी अधिकारी के व्यक्तिगत वेतन से काटा जाता है। मतलब उनकी खुद की जेब से पैसा जाएगा। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत जवाबदेही इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई भी अधिकारी आरटीआई आवेदनों को अनदेखा करने का जोखिम न उठाए। सिर्फ आर्थिक जुर्माना ही नहीं बल्कि आयोग उस अधिकारी के खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। हाँ, डिसिप्लिनरी एक्शन। इसका मतलब है कि लगातार कानून का उल्लंघन करने पर अधिकारी की नौकरी और उसके प्रमोशन पर भी बात आ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा डर है किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए। लेकिन हर चीज की तरह इस अधिकार की भी कुछ सीमाएं हैं। कोई भी राष्ट्र बिना कुछ गोपनीयताओं के काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। धारा 8 में इसके अपवाद दिए गए हैं। दस्तावेज में उन अपवादों की एक स्पष्ट सूची है जहां जानकारी देने से मना किया जा सकता है। एक नागरिक के तौर पर यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं पूछा जा सकता। दस्तावेज के अनुसार ऐसी कोई भी जानकारी जिससे भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा या राजनीतिक हितों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, उसे साझा करने से साफ मना किया जा सकता है। ये तो स्वाभाविक है। इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी जिसे अदालत ने सार्वजनिक करने से स्पष्ट रूप से रोका हो या जिसके प्रकाशन से अदालत की अवमानना होती हो, वो भी इस कानून के दायरे से बाहर है। और विशेषाधिकार वाले मामले? हाँ, संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन करने वाली बातें या ऐसे व्यापारिक रहस्य और बौद्धिक संपदा जिससे किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सीधा नुकसान पहुंचता हो, उन्हें भी सुरक्षित रखा गया है। किसी विदेशी सरकार से विश्वास में मिली गोपनीय जानकारी को भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सही कहा। और इन अपवादों में किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली जानकारी भी शामिल है। उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान उजागर करना जिसने पुलिस को कोई गोपनीय सूचना दी हो, मुखबिर की जानकारी। बिल्कुल। और प्रशासन के शीर्ष स्तर की बात करें तो कैबिनेट के कागजात जैसे मंत्रियों की परिषद या सचिवों के बीच होने वाले विचार विमर्श
भी तब तक सार्वजनिक नहीं किए जाते जब तक कि उस विषय पर कोई अंतिम निर्णय न ले लिया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि फैसले लेते समय मंत्री बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकें। हाँ, लेकिन एक बार फैसला हो जाने के बाद वे कारण जनता के सामने आने चाहिए। इन सभी अपवादों के बावजूद दस्तावेज में जनहित को सबसे ऊपर रखा गया है। बिल्कुल, अगर किसी मामले में सार्वजनिक हित का पलड़ा उस जानकारी को छिपाने से होने वाले नुकसान से ज्यादा भारी है, तो सुरक्षित मानी जाने वाली जानकारी को भी सार्वजनिक किया जा सकता है। इन अपवादों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और व्यवहारिक नियम आता है, जिसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहा गया है, धारा 10 के तहत। सेवरेबिलिटी, ये बहुत ही काम का नियम है। इसे एक आसान तरीके से समझा जा सकता है। मान लिया जाए कि किसी ने कोई सरकारी रिपोर्ट मांगी और उस 100 पन्ने की रिपोर्ट में केवल एक पन्ना ऐसा है जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी व्यापारिक रहस्य से जुड़ी कोई बात लिखी है। तो क्या होगा? तो क्या अधिकारी इस आधार पर पूरी की पूरी 100 पन्ने की रिपोर्ट देने से मना कर देगा? दस्तावेज कहता है बिल्कुल नहीं। पूरे दस्तावेज को नहीं रोका जा सकता। जो हिस्सा गुप्त है केवल उसे हटा दिया जाएगा या काले मार्कर से छिपा दिया जाएगा। यह ऐसा है जैसे किसी किताब में से केवल एक विवादित पैराग्राफ को छिपा देना ताकि बाकी की पूरी किताब आवेदक को पढ़ने के लिए दी जा सके। ये नियम सुनिश्चित करता है कि थोड़ी सी गोपनीयता की आड़ में पूरे के पूरे दस्तावेज न दबा दिए जाएं। यह इस कानून की सबसे व्यावहारिक विशेषताओं में से एक है। इसके साथ ही दस्तावेज में एक और प्रावधान है जो इस कानून को अभूतपूर्व ताकत देता है। वो है इसका अन्य सभी कानूनों पर हावी होना। ओवरराइडिंग इफेक्ट, धारा 22 के तहत। जी हाँ, यह सचमुच एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। दस्तावेज यह स्पष्ट करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 1923 के पुराने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और किसी भी अन्य कानून पर हावी रहेगा। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर भी। हाँ, ब्रिटिश काल में बना आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मुख्यतः राज्य को नागरिकों से बचाने और जानकारी को छिपाने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर उस पुराने कानून और नए आरटीआई कानून में कभी कोई टकराव होता है तो जीत हमेशा आरटीआई की होगी। यह एक तरह से पुराने औपनिवेशिक ढांचे पर लोकतांत्रिक पारदर्शिता की जीत है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो दस्तावेज में एक और पंक्ति है जो इस पूरे अधिनियम का सार समेटे हुए है। कौन सी पंक्ति? धारा 8 के अपवादों की सूची के अंत में एक बहुत शक्तिशाली बात लिखी है। उसमें लिखा है कि जो जानकारी संसद या राज्य विधानमंडल को देने से मना नहीं की जा सकती, वो किसी भी व्यक्ति को मना नहीं की जा सकती। वाह! ये एक बेहद शक्तिशाली विचार है। ये एक आम नागरिक को सूचना मांगने के अधिकार में सीधे देश के सर्वोच्च सदनों के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। ये समानता का एक अद्भुत सिद्धांत है। लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो खुफिया संगठनों का क्या? क्या खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भी इस कानून के दायरे में रखा गया है? इस पर दस्तावेज की धारा 24 में विस्तार से बताया गया है। एक विशेष अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, जिसमें आईबी, रॉ और बीएसएफ जैसे तमाम सुरक्षा और खुफिया संगठनों के नाम दर्ज हैं। तो क्या उन पर ये लागू होता है? अपनी कार्यप्रणाली की संवेदनशीलता को देखते हुए सामान्य रूप से इन संगठनों को इस कानून के प्रावधानों से पूरी तरह से छूट दी गई है। उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। लेकिन दस्तावेज में यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण पेज है। बिल्कुल है। भले ही ये एजेंसियां छूट के दायरे में आती हों, लेकिन अगर किसी मामले में भ्रष्टाचार का सीधा आरोप है या मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का मामला है तो ये एजेंसियां इस कानून से बच नहीं सकती। ये बहुत अहम अपवाद है। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के मामलों में तो ये जानकारी केंद्रीय सूचना आयोग की मंजूरी के बाद 45 दिन के भीतर देनी अनिवार्य है। ये अपवाद इस बात को सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी तरह के गंभीर दुराचार या मानवाधिकार हनन को छिपाया न जा सके। और इस पूरे कानून, अपीलों और जुर्माने के ढांचे को निष्पक्ष रूप से चलाने के लिए सूचना आयोगों के गठन की व्यवस्था की गई है। हाँ, धारा 12 और 15 के तहत केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्यों में राज्य सूचना आयोग काम करते हैं। इन आयोगों की स्वतंत्रता ही इस कानून की रीढ़ है। इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बहुत बारीकी से संतुलन रखा गया है। वो कैसे? दस्तावेज बताता है कि इनकी नियुक्ति किसी एक व्यक्ति या केवल सत्तारूढ़ सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनती है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं।
विपक्ष के नेता का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, विपक्ष के नेता की उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि नियुक्तियों में एक तरफा फैसला ना हो और आयोग में ऐसे लोग आए जो सरकार से स्वतंत्र होकर काम कर सकें। इन आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तय किया गया है। और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को इतना कठिन बनाया गया है कि वे बिना किसी राजनीतिक डर के काम कर सकें। इन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता। नहीं, उन्हें केवल साबित कदाचार या शारीरिक और मानसिक अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की विस्तृत जांच के बाद ही। इस संवैधानिक सुरक्षा उन्हें जनहित में कड़े फैसले लेने की आजादी देती है। एकदम सही। इस पूरे दस्तावेज का विश्लेषण करने के बाद सूचना क्या है से लेकर अधिकारियों पर जुर्माने के डर, खुफिया एजेंसियों पर लगे अपवादों और फिर उन अपवादों में मानवाधिकार के लूपहोल तक हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है ये। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि लोकतंत्र में जानकारी पर राज्य का कोई एकाधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब इस देश का नागरिक टैक्स भरता है, वोट देकर सरकारें चुनता है, तो उसे ये जानने का असीमित हक है कि वह सरकार अपने नागरिकों के लिए काम कैसे कर रही है। ये कानूनी दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि सही और सटीक जानकारी मांगना हर इंसान का एक मौलिक जनतांत्रिक अधिकार है। कोई ऐसा एहसान नहीं जो प्रशासन उन पर कर रहा हो। इस अधिकार ने समाज के हर वर्ग को एक आवाज दी है। ये केवल बड़े वकीलों, खोजी पत्रकारों या नामी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित उपकरण नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए एक ढाल और तलवार है जो सिस्टम की कार्यप्रणाली को समझना चाहता है, जो अपने स्थानीय स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है और जो अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक है। अब इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले दस्तावेज की एक ऐसे छिपे हुए हिस्से पर नजर डालते हैं जो सच में कल्पना को उड़ान देता है। धारा 8(3) का नियम। हाँ, अपवादों की सूची में एक नियम है जिसे 20 साल का नियम कहा जा सकता है। दस्तावेज कहता है कि कोई भी सरकारी घटना, निर्णय या मामला जो 20 साल पुराना हो चुका है, उसकी जानकारी आमतौर पर किसी भी नागरिक को दी जानी चाहिए। इसमें केवल सुरक्षा और विदेशी संबंधों से जुड़े कुछ बहुत ही विशिष्ट अपवादों को बाहर रखा गया है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इसका अर्थ ये है कि सरकारी गोपनीयता के लिए हमेशा एक टिकिंग क्लॉक यानी समय का पहिया चल रहा है। बिल्कुल।